हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट आज जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसका आज मैं जो है सेकंड पार्ट यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। इससे पहले जो है मैंने पेपर्स जो प्रैक्टिस सेट था उसका जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो आज जो है नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे। तो 3 प्रैक्टिस सेट और उसके बाद 2021 में जो पेपर कराया गया था उसको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और वीडियो आपको कैसे लगी आप जो है कमेंट भी करना। तो आज हम यहाँ पे जो है 36 से और यहाँ पे यहाँ पे 31 से और 60 तक के क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपके जो है कितने क्वेश्चन आपके राइट बन रहे हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, इससे आप अपना टेस्ट के तौर पे लीजिए। अगर आप न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, आप अगर उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड की जो वीडियो है वो मैंने हिमालय एजुकेशन स्कोप में शेयर कर रखी हैं। वहाँ से आप परीक्षा वाणी के हो गया, अन्य मैंने वहाँ पे अपडेट कर रखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे जो है 31 क्वेश्चन रहेगा। शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को भी कहा गया है। तो 31 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास उपागम। क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास उपागम हो जाएगा। तो शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को मानव संसाधन विकास उपागम भी कहा जाता है। शैक्षिक नियोजन का अर्थ है कि शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध संसाधन एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके। शैक्षिक विकास हेतु क्रम उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिगम उपयोग कर इस प्रकार करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर अब है 32। प्रधानाध्यापक का एक प्रशासनिक दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयी अभिलेखों का निरीक्षण। क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है विद्यालयी अभिलेखों का निरीक्षण। तो प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व के अंतर्गत विद्यालयी अभिलेखों का निरीक्षण, विद्यालय संबंध वार्षिक बजट एवं वित्तीय अनुदान का प्रयास करके उसका उपयोग करना, कार्यों का विभाजन करना और शिक्षण कार्य के वितरण के अलावा अन्य क्रियाओं का उत्तरदायित्व शिक्षकों को सौंपना और आदि का दायित्व आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? तो यहाँ पे जो 33 यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशासनिक प्रतिमान। तो किसी विद्यालय में पाठ्यचर्या का निर्माण करने एवं उसका विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रतिमान के द्वारा ही पाठ्यचर्या का जो है उचित प्रबंधन किया जाता सकता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीकी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशासन प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावनाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में स्कूली शैक्षिक प्रशासन अन्य रूप से स्थानीय प्राधिकारियों के हाथों में है? तो यहाँ पे जो 34 राइट आंसर है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूली प्रशासन स्थानीय लोगों के हाथों में है। यदि कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित विषय में अपने स्वयं की अवधारणा बनाता है, विकसित करता है, तो इसका क्या अर्थ होगा? उसने उपयोग किया है। तो 35 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की रचनात्मक विधि। अब अधिगम की यहाँ पे रचनात्मक विधि क्या है, तो यहाँ इसको हम देख लेते हैं। सभी ऑप्शन देखेंगे, आप जो है धैर्य बना के रखिए और वीडियो को आप जो है यहाँ पे जो है पूरा वीडियो देखना, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक जो एक्सप्लेन जिनको मैं कर रहा हूँ वहाँ से जो है आपके काफ़ी फैक्ट निकलेंगे। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखना और वीडियो आपको कैसे लग रही है तो आप वीडियो को है जो है लाइक करना, कमेंट करना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो सबसे पहले अधिगम की रचनात्मक विधि होती है। तो रचनात्मक जो है शिक्षण जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। यदि कोई 5वीं का विद्यार्थी गणित विषय में अपने स्वयं की अवधारणा बनाता है तो इसका अर्थ होता है
कि उसने रचनात्मक विधि का उपयोग किया है। उसके बाद हमारे पास है अधिगम की आगमनात्मक विधि का ऑप्शन। तो इसको देखेंगे तो ये क्या है, यह वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम की खोज विधि का। तो इस विधि का तात्पर्य होता है कि बालकों को जो है कम से कम बताने बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अधिगम की निगमनात्मक विधि का। तो अधिगम की निगमनात्मक विधि, निगमनात्मक जो है एक तर्क सामान्य परिसर से शुरू होता है और तार्किक तर्क के माध्यम से एक विशिष्ट निष्कर्ष पर आता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा कि यहाँ पे जो है 5वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी है और गणित विषय में जो है अपने स्वयं की अवधारणा बनाता है और विकसित करता है कि इसका अर्थ कि उसने उपयोग किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम की रचनात्मक विधि। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा था, 35। अगला आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। तो मूल्यांकन जो है सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। अब इसमें जो है सूक्ष्म शिक्षण, आपने जब बीएड किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है हमें सूक्ष्म शिक्षण एक चक्र यहाँ पे दिया जाता है, यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, बीच में लेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ योजना यानी जिसे हम नियोजन कहते हैं यानी प्लानिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन हम क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे यानी शिक्षण करेंगे, और वो टीचिंग चलती है हमारी 6 मिनट की। ये आप नोट डाउन करना, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या पता आयोग जो है किस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे नियोजन यानी प्लानिंग करेंगे, देन हम क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे यानी टीचिंग करेंगे, ये टीचिंग चलेगी हमारी 6 मिनट। उसके बाद क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगी। प्रतिपुष्टि मीन्स हमारा जो है फीडबैक होगा कि हमने कैसे पढ़ाया। तो आपने आई थिंक थर्ड सेम में, जैसे थर्ड सेम में होता है और फोर्थ सेम में, तो ये आपने क्या होगा और स्कूल में जो है बताया होगा। तो यहाँ पे प्रतिपुष्टि होती है, तो फीडबैक आपने देखा होगा। उसके बाद क्या होता है, ये 6 मिनट की आपकी प्रतिपुष्टि चलती है। फिर आपका क्या होता है, पुनः नियोजन, यानी ये कह सकते हैं हम पुनः पाठ नियोजन, यानी दोबारा हमें क्या करना है, फिर से नियोजन करना है यानी प्लानिंग करनी है दोबारा। तो ये हमारा जो है रीप्लानिंग हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे पुनः शिक्षण, फिर हमें क्या करनी होता है, रीटीचिंग करनी होती है, और ये भी हमारी चलती है फिर 6 मिनट की चलती है। कितने मिनट की चलती है, 6 मिनट की चलती है। फिर इसी तरह से फिर हमारे क्या होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है हमें। फिर क्या दी जाती है कि आपने कैसे पढ़ाया, फिर री फीडबैक दिया जाता है, इस तरह से समझाया जाता है। जिन्होंने गवर्नमेंट इस कॉलेज से बीएड किया होगा उनको तो काफ़ी चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जिन्होंने किया होगा तो वहाँ पे तो फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन। उन्हें केवल फीस से मतलब रहता है, बाकी कोई पढ़े या न पढ़े। 37 है, किंडरगार्टन शब्द किस शब्द के नाम से संबंधित है। 37 ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने जो है छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक नवीन शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन को जन्म दिया। बचपन की शिक्षा बालक के विकास में अहम भूमिका रखती है। फ्रोबेल ने जो है एक स्कूल की नींव रखी, और इस स्कूल को जर्मन भाषा में किंडरगार्टन कहा गया, जिसका अर्थ है बालोध्यान। ध्यान देना, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, बालोध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यशपाल समिति का प्रतिवेदन 2009 में निम्नलिखित में से किस अनुशंसा की है। तो 38 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठ्यचर्या सुधार। तो यशपाल समिति का प्रतिवेदन 2009 में जो है पाठ्यचर्या सुधार, तो रिपोर्ट में जो है उच्च शिक्षा में व्यापक पाठ्यचर्या सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें बदलती सामाजिक जरूरतों के साथ पाठ्यचर्या को अद्यतन करने और संरेखित करने,
अंतः विषय दृष्टिकोण को शामिल करना और छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए महत्व पर प्रकाश डालता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है आईआईटी और आईआईएम को पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता। ये क्या है, रिपोर्ट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, क्या आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों की पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की गई है। इसका जो उद्देश्य था, उन्हें शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना। तो ये जो था, यशपाल समिति ने भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र की देखरेख और विनिमय के लिए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की और इसमें प्रास्ताविक आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे मौजूदा नियामक निकायों की जगह लेगा और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखेगा और उच्च शिक्षा में जो है उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इसमें जिम्मेदार होगा। तो हमारा जो सी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, ई राइट आंसर होगा। तो सी डी ई ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 39। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास किस प्रतिवेदन का शीर्षक है अथवा कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है 39। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का। क्या है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का। अब कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग ने जो है 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन की घोषणा की और इस आयोग ने 1966 को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नाम से अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां हैं। समान पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाता है और 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाता है। विषय विभाजन कक्षा 9 के स्थान पर कक्षा 10 के बाद हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया गया। तो ये किस आयोग के माध्यमिक शिक्षा में जो है संरचना का सुझाव दिया गया, ये दिया था कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने जो है, भारत सरकार ने जब 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की 10+2, तो शिक्षा का संरचना यहाँ पे स्वीकार किया गया और कोठारी आयोग ने 1964-66 के बाद सुझाई गई राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का स्वरूप दिया। कैसे दिया, 10+2+3 अर्थात सामान्य शिक्षा रहेगी। 10 वर्ष की जो है स्कूल शिक्षा होगी जिसमें सभी सब्जेक्ट यानी सामान्य शिक्षा, सामान्य पाठ्यक्रम रहेगा और +2 होगा वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा होगी जिसमें जो है विकल्पात्मक शिक्षा, सामान्य या व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम होगा और 3 वर्ष की आपकी जो है स्नातक शिक्षा होगी जिसमें जो है प्रथम उपाधि स्तर का पाठ्यक्रम होगा। 41, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप में द्योतक माना जाता है और इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यह शासन किया था। तो 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1266 से 1287। तो सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था और रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन जो है इलवरी जाति का तुर्क था और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने
राज दरबार में जो है सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे इन्होंने ये था बलबन था, ये बहुत ही जो था क्रूर टाइप का शासक भी था और इसने जो है अपनी राज्य की व्यवस्था को अपना दबदबा बनाने के लिए जो है इसने काफ़ी चीज़ों पे अपना नियंत्रण के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है कठोर शासन भी था। जैसे इसने जो है माप तोल के लिए भी क्या किया हुआ था कि जैसे मंडियों से अनाज या किसी भी तरह से जैसे कोई भी सामान होता था और अगर कोई भी व्यक्ति या दुकानदार जैसे किसी सामान को कम तोलता था यानी कम तोलता था तो जितना ग्राम वो कम तोलता था, जितना सामान वो कम तोलता था, उतना इसने वो निकाल एक नीति निकाली कि क्या होगा उस व्यक्ति के शरीर से उतना मांस निकाल के तोला जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब काफ़ी चीज़ें ना तो ये क्या होने ना तो ये जैसे लोग बड़े-बड़े लोगों की शादी होती थी, तो ना लोगों को इसने क्या किया वहाँ पे भी प्रतिबंध लगा दिया, ना तो वहाँ पे मिलने देता था, ना यहाँ पे सभाएँ होने देता था। क्योंकि ये सोचता था ये अगर बड़े लोग हो गए और अन्य लोग जो हो गए तो ये क्या करेंगे राज्य के बारे में बात करेंगे यानी मेरे खिलाफ जो है बात करेंगे तो इसलिए जो है ये यहाँ पे काफ़ी इसने अपना जो है नियंत्रण बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो 43 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। तो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था और 6 फरवरी 1613 को जारी शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप 1613 में जो है अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ पे 44 आ जाते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो 44 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक प्रमुख प्रखर राष्ट्रवादी एवं गंभीर गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध था। साथ ही उन्होंने जो है एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में पत्रिका का प्रकाशन पुणे से प्राप्त होता है और इसके संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डैश में बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता था। ये था ऑप्शन नंबर बी 1857। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई को मेरठ से और इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी जाती है। 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया क्योंकि सिपाही ने जो है नई कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। विद्रोही ने जो है 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। इसके पश्चात यह विद्रोह जो है अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया। 46 करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पे 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं अनुच्छेद की वीडियो चाहते हैं, आर्टिकल्स जो हमारे हैं यहाँ पे जो है 100+ क्वेश्चन मैंने जो है PDF रेडी कर रखी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो उसकी यहाँ पे लेके आऊँगा, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के
जलगांव जिले में हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से और 25 जुलाई 2012 तक था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर है, सी हो जाएगा, वाराणसी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन्म 17 सितंबर 1950, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं तथा इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत के जन्म में प्रथम प्रधानमंत्री एवं सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की और इन्होंने वडोदरा संसदीय सीट को छोड़कर वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49। तो 49 यहाँ पे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के उप प्रधानमंत्री का पद जो है तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है और ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है, लेकिन कई अवसरों पर जो है विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया और इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 50 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए जो है व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो यहाँ पे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए 51। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 गुणा गया 2×10⁻24 kg। तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है लगभग 6 गुणा 10⁻24 kg होता है और पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। तो यहाँ पे जो 52 है, डी राइट आंसर, 52 सॉरी, ए राइट आंसर हो जाएगा, 0.03% हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक रंगीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक का निर्माण जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको जो है कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध नाम है। तो 53 यहाँ पे देखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा, घास के मैदानों की। तो पंपाज हो गया, स्टेपीज हो गया, सवाना हो गया, प्रेरीज हो गया, घास के मैदान है। घास के मैदानों को जो है भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से यहाँ पे जाना जाता है। घास के मैदानों को यहाँ पे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे तो यह है सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोज यह है कंपोज है ब्राजील में, लानोस है वेनेजुएला कोलंबिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज मध्य एशिया और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया और कैंटबरी है न्यूजीलैंड। तो इसको आप जो है यहाँ पे थोड़ा इन पे आप ट्रिक टाइप भी लगा सकते हैं। तो ये आप जो है इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो 54 यहाँ पे जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, ये होगा राजस्थान। तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चोटी की जो ऊंचाई है 1722 है और आबू या अर्बुदा की पहाड़ी पर स्थित है और यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम भी करती है। इसके पश्चिम की ओर से और जो माही और लूनी नदी तथा पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है।
55 यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां बिजनेस चेक पोस्ट में शामिल नहीं है? तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान, सॉरी, हाँ 55 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये जो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है भारत और सिक्किम राज्य में है और यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा तो यह भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रभावित होती है। यहाँ पे जो है उत्तराखंड के हम कुछ दर्रे पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं उनको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो है एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में, उसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा। उसके पास जो है उत्तरकाशी में जो है अंदर जो है एक दर्रा है, वो है बालिया पास दर्रा जो यमुनोत्री में है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके हर की दून हो गया, बासु दर्रा हो गया, हर की दून जो है किन्नार घाटी में, ओडन पास दर्रा हो गया और उत्तरकाशी से भिलंगना घाटी के लिए जो है ओडन पास दर्रा होता है। ओडन पास दर्रा जो है उत्तरकाशी से भिलंगना घाटी के लिए है। तो ये थे उत्तरकाशी के दर्रे। अब थोड़ा हम आ जाते हैं चमोली में। तो चमोली और यहाँ पे सॉरी, और उसके बाद जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे, अन्य दर्रे देख लेते हैं एक बार पूरे दर्रे। थांगला दर्रा, मुलिंगला, नेलंगला और साम चोकला, तो ये जो थे उत्तरकाशी से और तिब्बत के दर्रे थे। अब आ जाते हैं हम चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद और उत्तरकाशी के बीच एक दर्रा है और उसका नाम है कालिंदी दर्रा। क्या नाम है? कालिंदी दर्रा है। अब यहाँ पे जो है चमोली से तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं, इनको आप ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है माणा, डुंगरी, ला। दर्रा को जो है ला भी बोला जाता है और दर्रा भी बोला जाता है। उसके बाद है नीति, किंगरी बिंगरी, बालचा दर्रा, लमलंग, सलसला, चोरहोती, चाटरलिया, कोयू भ्यूंडार और तंजुन। और यहाँ पे जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच भी कुछ दर्रे हैं। कौन कौन से? लातुधुरा, टोपाधुंगा, मारचोक और बाराहोती। तो ये जो थे प्रमुख दर्रे थे चमोली के। उसके बाद आ जाते हैं हम जहाँ पे ज़्यादा दर्रे हैं उन्हीं को हम बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम पिथौरागढ़ जनपद में। तो पिथौरागढ़ जनपद में जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है एक दर्रा, जहाँ से बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए पास है, वो है ट्रेल पास दर्रा। और पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए है लास्पा दर्रा। और पिथौरागढ़ जनपद में जो है ये है सिनला दर्रा पिथौरागढ़ में। अब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में दर्रे हैं दारमा धरा, धुरा भी बोला जाता है इन्हें, दर्रा धुरा। तो दारमा दर्रा, नवी धुरा, ऊंटा, जयंती, लेती धुरा, मनसया, लंपिया, लिपुलेख। तो दर्रा को हमने क्या क्या देखा? एक तो धुरा बोला जाता है, ला बोला जाता है और दर्रा बोला जाता है। और उसके बाद हमने देखा था चंपावत में, सॉरी, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच देखा था कौन सा दर्रा है? लास्पत दर्रा। एक दर्रा है यहाँ पे है देहरादून में और वो है तिमली पास दर्रा। कौन है? तिमली पास दर्रा है। तो जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण दर्रे थे वो हमने देखे। सबसे पश्चिमी दर्रा है श्रृंगकंठ दर्रा, सबसे पूर्वी दर्रा है लिपुलेख दर्रा। चीन, नेपाल, भारत जो है यहाँ पे ट्राई जंक्शन है। एक ऐसा राज्य है जो हमारा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ राज्य, वो नेपाल को भी स्पर्श करता है और उसके बाद जो है तिब्बत को भी स्पर्श करता है। और नेपाल सॉरी, हाँ, तीन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को स्पर्श करता है। कौन? वो है पिथौरागढ़। किसको? चाइना को और नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र हमें बताना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ये हमें पढ़ने होते हैं, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है 56 में यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा डी। तो शिक्षण हो जाएगा। तो रोजगार का तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, रोजगार का जो तृतीय क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि शामिल है। कृषि और वानिकी रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है किसान मत्स्य पालन करता है और ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जबकि कपड़े का उत्पादन रोजगार के द्वितीय क्षेत्र में संबंधित है।
57 करेंगे, निम्नलिखित में से आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो यह है खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। 58 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 58 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र 54.6% में नियोजित थी। प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसके अंतर्गत कृषि, खनन से संबंधित क्षेत्र शामिल है। द्वितीय क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें विनिर्माण उद्योग शामिल है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। 59 करेंगे, तो 59 है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, झीलों। तो ज्वारीय वन जो है इन्हें मैंग्रोव, दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन जो है उष्णकटिबंध के ज्वारीय दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा तथा झीलों के समीप मिलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है? तो 60 का यहाँ पे ए राइट आंसर है, UNCED। तो जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के दौरान जो है विकसित समझौतों में एक महत्वपूर्ण समझौता जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इस सम्मेलन का संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है। तो आज हमने फिर से यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इससे पहले भी मैंने जो है 30 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे, हेल्पफुल लगे, क्या लगे। तो थोड़ा भी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो है एक जो है आपका लाइक, शेयर और कमेंट से जो है एक मोटिवेट मिलता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।